सबसे बड़ा लोकतंत्र और इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चुनाव। ऐसे में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे ज्यादा उसकी विधानसभा सीटें ये अपने आप में चुनाव को खास बना देती हैं, भले ही वो 7 सीटों पर उपचुनाव ही क्यों ना हो। और दर्शकों, यही हमारा आज का चर्चा का मुद्दा रहेगा, यूपी में उपचुनाव, योगी की हुंकार। उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव होना है, एक हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अपने हाथ में चुनाव प्रचार की कमान संभालने जा रहे हैं। मगर जनता जनार्दन का क्या, वो तो 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर ही वोट देती है। ऐसे में कितना तैयार है विपक्ष, कितनी तैयार है जनता और कितनी तैयारी है सरकार की, इन सभी बातों पर हम मंथन करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, मगर उससे पहले आइए आप सभी को इस मुद्दे से संबंधित एक छोटी सी विशेष रिपोर्ट दिखा देते हैं। यूपी में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव पर भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह लगातार रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 अक्टूबर को बांगरमऊ में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें, उन्नाव दुष्कर्म कांड में घिरे कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के बाद बांगरमऊ सीट खाली हुई है। सेंगर भाजपा से ही विधायक थे और दुष्कर्म कांड में नाम आने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इस सीट पर भाजपा ने पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीकांत कचियार को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने आरती वाजपेयी, बसपा ने महेश पाल और सपा ने सुरेश पाल को उम्मीदवार बनाया है। बता दें, प्रदेश में 8 विधानसभा सीटें खाली हैं, जिसमें से 7 पर चुनाव हो रहे हैं। ये सीटें हैं वेस्टर्न यूपी के टुंडला, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, नौगावा, सादात, अमरोहा, सेंट्रल यूपी की घाटमपुर, कानपुर नगर, बांगरमऊ, उन्नाव और ईस्ट यूपी की मल्हैनी, जौनपुर, साथ ही देवरिया सदर सीट। इन सीटों पर मतदान 3 नवंबर को होगा और परिणाम की घोषणा 10 नवंबर को होगी। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो आइए बिना देर किए हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान जुड़ गए हैं उन सभी का परिचय हम आपसे करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मनोज उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मनोज मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ सपा की तरफ से कपीश जी जुड़े हुए हैं। कपीश जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। मनोज जी, सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगी। 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, कमर कस ली गई है, एक हफ्ते से कम का वक्त बचा है। सीएम योगी आदित्यनाथ कल बांगरमऊ में रैली करेंगे। ऐसे में अगर एक हफ्ते पुरानी जो बुलंदशहर की रैली थी सीएम योगी की, उस पर हम थोड़ी सी नजर डालते हैं तो विरोध के स्वर वहां पर देखने को मिले थे। और बांगरमऊ एक ऐसी जगह 2017 के जो उन्नाव कांड के बाद जबरदस्त फजीहत पार्टी को झेलनी पड़ी थी कि किस तरह विधायक को पार्टी की सदस्यता से निलंबित किया गया। उसके बाद हाल फिलहाल में साक्षी महाराज का बयान भी आपने सुना होगा। इन सब चीजों को अगर जोड़ लें, जनता का मनोबल टूटता है। बहुत ज्यादा जरूरत है उपचुनाव में जनता के प्रति जितने वादे किए गए थे, जनता के प्रति सरकार ने उन सभी वादों को निभाया है या नहीं, इन सब पर जोर देने की किस तरह से देखेंगे इन 7 सीटों को आप? देखिए, जो उपचुनाव हमारे प्रदेश में हो रहा है, इन 7 की 7 सीटों पे हमारी जो है 101% आप जानिए कि जीत होगी, क्योंकि हमने काम किया है। और उपचुनाव का इतिहास अच्छा नहीं रहा है मनोज जी? नहीं, उपचुनाव का इतिहास देखिए, स्टार्टिंग में आदमी की, अब उस जो रैली में आपने जैसे जिक्र किया अभी, उस रैली में कौन था, कैसा था, विपक्ष उसके कार्यकर्ता भी थे। कहीं कहीं देखिए आपने अभी जल्दी विपक्ष के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। तो मिला जुला के ये तो रिजल्ट बाद में, लेकिन जो हमने काम किया है, जो हमारा जो है इधर का कार्यकाल रहा यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, उस कार्यकाल के दम पे हम चुनाव में गए हैं। और चुनाव को इतने नतीजे से हम देख रहे हैं कि चुनाव में जो भी हमने काम किया है उसके दम पे हम कह रहे हैं कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो काम किए हैं, जिससे आपका हमारे घर घर से जो हम चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे वो हमारे उज्ज्वला गैस, हर गैस रसोई का मामला हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी अपने एक
वोटरों एक जनमानस से जुड़ने का काम किया है और वो जनमानस आपको उपचुनाव में रिजल्ट को आप ये दर्शाएगा कि यशस्वी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने कितना बेहतर कार्य किया है। चलिए, चुनाव से पहले तो सभी बड़े बड़े दावे करते हैं 100% रिजल्ट लेकर के आने की। कपीश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? कपीश जी, किस तरह से देखेंगे इन चुनाव को आप? 7 सीटें जो चुनाव की होने जा रही हैं, 2 उसमें सपा की हैं, कितनी सीटों पर बाजी मारने के लिए तैयार है इस वक्त सपा? जब कहा जाता है कि शासन की तरफ जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछली बार भी जो उपचुनाव हुए थे उसमें हमने 2 सीटें छीनी थी, एक बसपा से छीनी थी और एक भारतीय जनता पार्टी से ली। तो आप ये समझें कि चूंकि हमारा संगठन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा सशक्त है, हमारे हर बूथों पे डबल कमेटियां हैं। तीसरी चीज, जो जनसंवाद का माध्यम हमारा डोर टू डोर कन्वेंसिंग का रहा है और हम लोगों ने जो आयोजन किए हैं पब्लिक के बीच में जाकर के, और उन्हें अपने पूर्व के सरकार में किए गए कार्यों को और वर्तमान समय में जो सरकार की नीतियां फैल्योर रही हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हो, ये सारी चीजों की जानकारी हम लोगों ने जनता को दी है। और जनता कन्विंस थी इस बात से कि राम राज्य की स्थापना की बात जो पार्टी लेकर के आई और 15 साल तक विपक्ष में बैठने के बाद उन्होंने ये मांगा था, साथ ये कहा था कि डबल इंजन की सरकार होगी तो हम ज्यादा विकास कर सकेंगे। तो विकास पूरी तरीके से फेल्योर हो चुका है, भारत में ही नहीं उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज्यादा फेल हुआ। और आज तक अगर कोई फीता इन्होंने विकास का काटा है तो वो पूर्ववर्ती सरकार के किए गए कार्यों का ये उद्घाटन करें। कोई भी एक इनका ऐसा कार्य नहीं है जिसका शिलान्यास और उद्घाटन दोनों भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो जनता के बीच इनके सारे काम हैं। अब जब बंगार मऊ की जहां तक बात हो रही है, जनता एक एक जान रही है किस तरीके से उस बिटिया के पूरे परिवार को साफ कराया गया, किस तरीके से जातीयता का एक बीज बोया गया और आग लगाई गई, किस तरीके से नरसंहार उस परिवार का किया गया, इससे किसी से छुपा नहीं है। और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऐसे विधायक को जब तक कि वो दोषित नहीं हो गए उनको अपने कलेजे से चिपकाए रहा, ये जनता देख रही है कि इनके कथनी और करनी में कितना फर्क है। और इस बार इस उपचुनाव में 7 की 7 सीट उत्तर प्रदेश में बहुत आराम से मैं आपको एकदम विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी जीतेगी और जीत का परचम लहराएगा। चलिए, कॉन्फिडेंस अच्छा है। चुनाव से पहले कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी भी है। मनोज जी, आपके पास हम आएंगे। आपने बीजेपी की तरफ से जो हमारे मेहमान हैं उनके भी बात को सुना और सपा की तरफ से बात को सुना। जनता इस बात को लेकर के वोट कर देती है कि विकास के काम कितने हुए हैं, जनता को कितनी राहत मिली है। थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं और उपचुनाव के इतिहास को ही खंगालें तो रूलिंग पार्टियों के लिए वो ज़्यादातर अच्छा नहीं रहा है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो फूलपुर और गोरखपुर के उपचुनाव को दिया जाता है, जो कि योगी आदित्यनाथ के बड़े बहुमत से जीतने के तुरंत बाद हुआ था। आप ये सोचिए, उससे ठीक पहले लोकसभा चुनाव में कितनी बड़ी लहर, और उस लहर में सीएम योगी एक तरह से स्टार प्रचारक बने। उस वक्त जब असम, त्रिपुरा और कर्नाटक में चुनाव हुए तब उन्होंने वहां पर बड़ी बड़ी रैलियां की, मगर यूपी में अपनी ही जो लोकसभा सीट थी वहां पर उपचुनाव में उसको बचा नहीं पाए। और दूसरा एग्जाम्पल फूलपुर का, जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री उनकी सीट थी, वो बचा नहीं पाए। तो इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल सेट हुए हैं उपचुनाव में, तो थोड़ा सा इतिहास भी खंगाला जाए इसके पीछे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है ऐश्वर्या जी। दरअसल होता क्या है, उपचुनाव सरकार के जवाबदेही का, विपक्ष की जनता की बातों का, इन दोनों के साथ साथ कहीं कहीं स्थानीय मुद्दे वहाँ बहुत मायने रखते हैं। तीसरे अगर इसके पेज में चले जाएं तो देखिए, चूंकि संख्या बल से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये अलग बात है कि इसको हम सेमीफाइनल इसलिए मान के चल रहे हैं क्योंकि लगभग 3.5 साल सरकार ने कार्यकाल पूरा कर लिया है, 1.25 साल सरकार 1.5 साल बचा हुआ है। तो और पूरे प्रदेश का आईना मानने में कोई बुराई नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य कानपुर टुंडला की बात कर ले या हम जौनपुर की बात कर ले, लेकिन खोने और पाने की संख्या पे अगर आप जाइएगा तो 7 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 1 सीट जौनपुर की पारसनाथ जी को छोड़कर सपा के पास थी। बाकी जाने की बात और आने की बात मौजूदा परिस्थितियों में, चूंकि कोरोना काल आपदा रहा है लगातार, मार्च से लेके आज की भी हम बात कर लें तो पीछे प्रधानमंत्री का जो फिर से जनमानस को एक संबोधन रहा है, तो वो बहुत सारी चीजें इसमें काउंट करने वाली हैं
दूसरी बात, जैसे आज आप देखिए साक्षी जी महाराज के बयान की बात कर लें, मुख्यमंत्री जी लगातार इस सारे चुनाव को, उपचुनाव में पूरी ताकत लगा रहे हैं, संगठन पूरी ताकत से लगा हुआ भारतीय जनता पार्टी का। वहीं दूसरी तरफ कपीश जी, आपका संगठन है, सरकारें आपकी रही हैं, लेकिन विपक्ष में, फिर आपकी अकेले की बात नहीं कहना चाह रहा हूं, प्रदेश में कांग्रेस, सपा, बसपा 3 मजबूत विपक्ष हैं, लेकिन उपचुनाव जिस तरीके से वहां के स्थानीय नेताओं के साथ में 1 to 1 की बात होनी चाहिए, वो नहीं दिख रही है। जरूर हम, अगर जैसे भी ऐश्वर्या जी ने कहा कि भाई फूलपुर और गोरखपुर की बात कर लें, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि उपचुनाव सरकार के पक्ष में जाता रहा, वो भी एक समय था। इन दोनों विवादों को तो हम छोड़ दें, लेकिन ये जो परिणाम आएगा, ये जरूर कहीं न कहीं स्थानीय नेताओं के साथ साथ सरकार के 3.5 साल किए गए कार्यों पर और विपक्ष की, मैं ऐश्वर्या जी रिपीट कर रहा हूं इस बात को, विपक्ष क्यों नहीं इस चुनाव को उतनी मुस्तैदी से लड़ रहा है जितनी मुस्तैदी से सरकार इस चुनाव को लड़ रही है। जी, विपक्ष की तरफ से जो चेहरे हैं उनकी कमी है। मनोज जी, आपके पास हम आएंगे। माना सरकार केंद्र में भी है, सरकार राज्य में भी है, लेकिन सरकारों को ये नहीं भूलना चाहिए कि चाहे वो सड़कों पर गड्ढे के मसले हों, चाहे वो सब्जियों की महंगाई के मसले हों, चाहे वो कोरोना काल में फीस माफी की तरफ से तमाम अभिभावकों की गुहार हो, चाहे वो बेरोजगारों की लड़ाई हो, और चाहे वो शिक्षक जिनमें वित्त विहीन शिक्षा मित्र और 69,000 हम शिक्षक, उन सब को मिला ले, इन सब के मसले हों। ये मसले मिला करके जनता के अंदर एक ऐसे मनोस्थिति को पैदा करते हैं कि हमारे लिए कुछ काम सरकार क्यों नहीं कर रही है, हमें क्यों कदम कदम पे परेशानी उठानी पड़ रही है। इसका खामियाजा उपचुनाव में अगर देखने को मिल जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल आपका कथन सत्य है, लेकिन ऐश्वर्या जी मैं इतने कहूँगा कि जैसे अभी आपने शिक्षकों की बात किया, शिक्षा मित्रों की बात आपने किया, हम कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पिछली सरकार हमारी समाजवादी की अखिलेश जी की सरकार रही, अखिलेश जी की सरकार में शिक्षा मित्रों का जो उन्होंने हासिल किया, वो सिर्फ हम समायोजन गलत तरीके से हम कर दें, ये कहीं का मतलब हमारा जो संविधान है, जिस तरह से नौकरी मिलनी चाहिए वो हमें संविधान के अनुसार ना करते हुए डायरेक्टली, भाई सरकार का पावर है, सरकार मान लिया चुनाव खत्म होने वाले हैं, उनका चुनाव पास आ रहा था, इस नाते उन्होंने शिक्षा मित्रों के साथ छल किया है। तो ये भी तो एक प्लस होगा कि मान लिया उपचुनाव में जिस प्रकार से अगर अगला ये सोचेंगे शिक्षा मित्र कि चलिए ये हमारे जो चुनाव में हमारे साथ में सरकार ने ही 10,000 उनका मानदेय तय किया, जो कि कोर्ट ने कहा था सरकार चाहे तो उनको निकाल सकती है, लेकिन सरकार ने उनके साथ 10,000 मानदेय तय करके फिर उनको टीईटी के लिए अवसर दिया कि आप टीईटी क्वालिफाई करिए, उसके बाद आपको हम परमानेंट रख लेंगे, समायोजन भी आपका कर लेंगे। आप टीचरों के लिए जो हुआ, अभी देखिए जो भर्ती निकली थी उसमें जो 31,000 समथिंग टीचर जो है आपके जो है सही पाए गए, बाकी लोगों का गलत था तो उनको हटा दी। अब विपक्ष की तरह ये नहीं कर रहे सपा बसपा की तरह कि जो है चलिए गलत हैं तब भी अगर मान लिया हमारे बिरादर के इनको एडजस्ट कर दो भाई, या ऐसा मामला इनको एडजस्ट कर दो, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में होने वाला नहीं है, क्योंकि गलत काम ये होगा नहीं, और सही काम जिसका होगा उसका नौकरी भी उनको मिलेगी, उनको मिल भी रही है। घर घर जाके देखिए, इसी नौकरी के लिए, टीचरों के लिए, लेखपाल के लिए 9-9, 10-10 लाख, 11-11 लाख समाजवादी की सरकार में दिया गया, शायद आपको भी मालूम होगा इस बात का। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे 31,000 शिक्षकों का हुआ, देखिए नियुक्ति पत्र सांसद और विधायक के बीएसए के माध्यम से देखिए घर घर जा रहा है, 1 रुपया नहीं लगा किसी का। तो मिला जुला के ये भी एक प्लस पॉइंट होगा। हमारे आवास की जो बात होगी, आवास में देखिए जिसका 1,20,000 का आवास आता है खाते में जाता है सीधे प्रधानमंत्री आवास, 1 रुपया कोई घोटालेबाज बीच का बिचौलिया नहीं लेगा। तो मिला जुला के ये भी है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हमारे योगी जी की और प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में बिल्कुल नहीं हो रहा है। इस नाते जो है भ्रष्टाचार से भी आखिर जनता के बीच में ही जा रही है, चाहे उस शौचालय का पैसा हो, चाहे उनको गैस मिला हो, चाहे कोरोना काल से लड़ने के लिए देखिए कोरोना में एक भी नहीं थे, आज हमारे वहाँ जो है लगभग 31-34 जो है अस्पताल हमारे पूरे प्रदेश में। मनोज जी, इस बात को नहीं भूलना चाहिए, उसी कोरोना काल में एम्बुलेंस कर्मियों ने साल में 3 बार हर 4-4 महीने पे हड़ताल की, एम्बुलेंस सेवा रोकी गई, उनके 4-4 महीने के पैसे नहीं मिले। उसी कोरोना काल में 181 महिला हेल्पलाइन, उनके 4-4 महीने के पैसे नहीं मिले, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, फाइनली वो हेल्पलाइन बंद कर दी गई। ये सब मुद्दे भी सामने आएंगे। नहीं, मुद्दे सामने आएंगे, भाई जरूरत जिस चीज की मान लिया उनको है, धरना उन्होंने दिया, अब हो सकता है कुछ अगर मान लिया उनकी भी कमियां, धरना देने वाला है थोड़ी ना कि मान लिया मैं धरना दे रहा हूं तो मैं 4 से 6 महीने से आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो धरना देने के अलावा आपके पास क्या चारा रह जाएगा, बताइए मनोज।
नहीं, अब किसी कारणवश से वो भाई अगर रुका है, अगर मान लिया तो उसको तो मिलेगा। और स्टेट गवर्नमेंट 181 वो महिला हेल्पलाइन है जो कि उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों, पंचायतों और गांव तक पहुंचती है, जहां पे लगातार उन महिलाओं, बच्चियों, बेटियों के फोन आते हैं जिन्हें कोई ना कोई समस्या है और वो गांव से इतनी दूर शहरों से संपर्क नहीं कर सकती। वो महत्वपूर्ण हेल्पलाइन अगर बंद होती है तो महिला पे अपराध बढ़ेंगे और इसी का नतीजा होगा कि फिर मिशन शक्ति जैसे आयोजन किए जाएंगे और उन सब बातों को ढकाया छुपाया जाएगा। नहीं, आपने कहा महिलाओं का अगर मान लिया उससे रोका जाता महिलाओं का अपराध, इसके पहले भी जो जैसे मान लिया जब समाजवादी की सरकार रही हो या इसके पहले बसपा की सरकार रही, तो क्या महिलाओं पे जो उत्पीड़न हो रहा था उससे वो बहुत अधिक था। आज भी आप देखिए, आज के सिचुएशन में मान लिया जैसे मान लिया हाथरस में इन्होंने हंगामा किया या कहीं इसके पहले, लेकिन इसके पहले इनका हंगामा क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट तो ये सुन नहीं आया। हाथरस की घटना, बलरामपुर की घटना, गोंडा में 3 बच्चियों पर एसिड अटैक फेंके जाने की घटना, लखनऊ में विधानसभा के सामने महिला की खुद को जला लेने की घटना, ये सभी घटनाएं लगातार हो रही हैं, इनमें कमी नहीं आई। हाँ, तो इसमें आप ये भी तो देखिए आखिर इसमें कमी आई है। जैसे मान लिया लखनऊ की आप घटना की जिक्र कर रही हैं, तो लखनऊ की घटना की जो जिक्र है, उस लखनऊ की घटना में एक देखिए जो है वो जो उसके पति के रूप में जब उस महिला ने किया, वो त्रिपाठी थी, बाद में उनको जो है धर्म परिवर्तन किया गया। लोगों ने कहा, यही समाजवादी के लोगों ने व्यक्त किया कि जो है नहीं ये तो बहुत गलत हुआ। हाथरस में देखिए उन्होंने हंगामा किया मिलने के लिए कि यहाँ धरना वहां धरना, रिजल्ट सुनने। अब हाथरस की चर्चा वो नहीं करेंगे। इसके पहले जब उनका शासनकाल रहा तब वो जो गायत्री प्रजापति को भूल जाते हैं, उसके बाद मुलायम सिंह जी के बयान को भूल जाते हैं। आज अब दूसरों पर आरोप लगाने से बढ़िया अपने अंदर आदमी झांक के देखे। एक उंगली अगर हम सामने वाले उठाएंगे तो 3 उंगली तो मेरे तरफ आएगी। तो ये सब जो घटनाएं होती हैं, अब इसके लिए गवर्नमेंट, अब मान लिया मेरे अंदर ही भाई हर ठीक है, गवर्नमेंट क्या हर एक व्यक्ति पे अपना निगाह नहीं रख सकती, लेकिन जितना संभव उनका है, मान लिया हम चाह के ही बार बार मेरे ऊपर केस आए, मेरे ऊपर कोई मामला है और अगर मैं चाह के भी चाहूंगा नहीं मैं गलत रहूंगा तो फिर हमें हमारा सही कहां होगा। जैसा कि हमने आपको भी इसके पहले भी जब हमारा एक डिबेट आया था उसमें भी हमने आपसे कहा था कि यही सुलभ शौचालय के 12,000 रुपए जो लैट्रिन की गवर्नमेंट देती है, मेरे सामने देखता हूं कि दलालों को लोग 1,000-2,000 रुपए अब अपने खाते से निकाल के दे देते हैं। तो अब इसको सरकार नहीं रोक पाएगी। सरकार ठीक है, सरकार अपना नियम लगाई। अब लखनऊ वाली घटना पे, आप लखनऊ वाली घटना पे जिन लोगों, इसके बाद भी देखिए समाजवादी के जो लोग रहे उनके पक्ष ही में व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं वो तो सरकार की गलती है, सरकार की नाकामी है। अरे भाई सरकार मान लिया है, सरकार की ने ये थोड़ी ना कहा कि आप लोग धर्म परिवर्तन करवाइए। लेकिन अगर उस महिला की सही रिपोर्ट लिखी जाती, उसके कहने पर एक्शन लिया जाता, तो शायद वो इतना घातक कदम नहीं उठाती। ये भी तो एक फैक्ट है। और यही चीज मैं आपको याद दिला दूं, जो हमारा 2017 का उन्नाव कांड है जिसमें बीजेपी के जो विधायक थे वो इस वक्त जेल में हैं, उस कांड को करीब 2 से 3 महीने बाद सीबीआई को सौंपा गया था। सीबीआई ने अब करीब 2 महीने बाद जो उसकी रिपोर्ट दाखिल की तो उसमें साफ तौर पे कहा गया कि जितने उच्च अधिकारी थे, डीएम से लेकर के एसडीएम तक, सब लोगों की तरफ से वहां पर जांच में, रिपोर्ट लिखने में लापरवाही करी गई। तभी आखिर उस बेटी को उन्नाव से उठ करके यहाँ आना पड़ा। जब वो मामला मीडिया में हाईलाइट हुआ तब जाकर के उसके ऊपर कार्रवाई हुई। बिल्कुल हम मानते हैं, मीडिया तो भाई चौथा स्तंभ है। मीडिया जो है सारे लोगों के चौथे स्तंभ के रूप में हमेशा जो है आईना दिखाते आए हैं, तो मीडिया का धन्यवाद मैं इसमें भी दूंगा। लेकिन जो इसमें मामला आपने कहा, जैसे मान लिया लखनऊ की घटना में, ठीक है, जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से योगी राज है, उसमें कार्रवाई होगी। आपने हाथरस में भी देखा हो कार्रवाई हुई है। और इस मान लिया लखनऊ की जो महिला या जहां भी उत्पीड़न का गलत काम का अगर जो अधिकारी हो, चाहे वो जो भी हो, वो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हो, वो दोषी है, वो बचेगा नहीं। ये आप जाइए, समाजवादी और बसपा की सरकार नहीं है कि जो है अपने लोगों को हम छोड़ देंगे। बचे नहीं। कपीश जी, क्या कहेंगे आप इस पे? और साथ ही जिस तरह से मनोज मिश्रा जी ने कहा था कि विपक्ष ज्यादा एक्टिव क्यों नहीं लग रहा है उपचुनाव में, उस प्रश्न का भी उत्तर आपसे जानना चाहूंगी। इनको आपने अवसर दिया है और मैं अपने मित्र मनोज मिश्रा जी का जवाब बाद में दूंगा। पहले मैं मनोज उपाध्याय जी का जवाब देना चाहता हूँ, तथ्यवार दूंगा। मनोज जी उपाध्याय जी ने जो तथ्य परोसे, तथ्य शिक्षा मित्रों के संबंध में जब आपने पूछा उनके नियमितीकरण के लिए, समाजवादी पार्टी के पास आधार था। उस आधार पर उन्होंने शिक्षा, देखिए जो संविधान के अंदर कही गई बात थी वो ये है कि समानता का अधिकार सबको होना चाहिए, एक काम के लिए एक पैसा होना चाहिए। और इनकी सरकार ने ही शिक्षा मित्र शुरू किया था। हमने तो उनको परमानेंट करने का काम किया।
तदर्थ शिक्षकों को भी हम लोगों ने परमानेंट किया और तदर्थ शिक्षक आज पूर्ण रूप से पूरा वेतन पाते हैं और उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जहां तक रह गई बात, ये आगे चल करके कोर्ट में गया और कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, ये उसको भी छुपा रहे हैं। कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा मित्रों के लिए आपने, योगी सरकार कोई गिफ्ट लेके नहीं आई, उन्होंने कहा था कि आप एक परीक्षाएं कराएं और आप देख लें कि इनमें से ये अधिभार देना चाहिए। इन्होंने जो पहले मानक तय किया था ऐश्वर्या जी, उस मानक को इन्होंने पलट दिया क्योंकि सारे शिक्षा मित्र लगभग क्वालिफाई कर गए। उनके पेट पर लात मारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। आज भी 69,000 जो शिक्षकों की भर्ती फंसी हुई है, उन्हीं सब मैटरों को लेकर के फंसी हुई है। इस पर यह भी मैटर है कि शिक्षा मित्रों के साथ जो 40% से 60% की अभी वृद्धि कर दी गई अंकों में, शायद हो सकता है मनोज उपाध्याय जी को पता ना हो, इसलिए ये गलत तथ्य पर उतरे हो। दूसरी चीज ये है कि जो तरीके से इसमें 5 क्वेश्चंस गलत किए गए थे और उसके जो अंक दिए गए, ये भी एक विवाद का कारण बना और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और साथ ही साथ आरक्षण को भी लेकर के ये मामला, यानी इन्होंने हर तरफ से वो 69,000 की शिक्षकों की नौकरी को पूरी तरीके से योगी सरकार ने फंसाने की कोशिश की है। आज भी जो इन्होंने दिया है वो बच्चे चले गए हैं हाईकोर्ट के अंदर अपनी पीड़ा को लेकर के कि इसमें आरक्षण सही से नहीं लागू किया गया। तो ये तो इस तरीके से जानबूझ के करते हैं, ये इनका यही चरित्र है। क्योंकि कुछ दिन पहले तक योगी जी यही कहते थे कि हमारे यहाँ नौकरियों की कमी नहीं है, हमारे यहाँ योग्यताओं की कमी है। आज कहाँ से योग्यता पैदा हो गई? आज अगर दम हो तो जरा योगी जी ये शब्द दोहरा करके दिखा दें। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, लोगों के कपिल जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद अपने ही सवाल को लेकर के हम वापस आएंगे। दर्शकों, हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। क्या है प्रीमियम? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद दर्शकों आपका स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के। कपिल जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, लेकिन हमारा वो सवाल, बहुत कम समय है, जवाब चाहिए हमें कि विपक्ष इतना ज़्यादा एक्टिव क्यों नहीं लग रहा है उपचुनाव को लेकर के जितना लगना चाहिए। कि जो हमारे आदरणीय मित्र जो इस समय अपराध की बाढ़ आ गई है और खास तौर पे बलात्कार की और एसिड अटैक की बाढ़ आई हुई है, उसके बारे में ये जिस तरीके से ढक रहे थे, वो ढकने से काम नहीं चलेगा। हाथरस के जिस मुद्दे को आपने उठाया, सो मोटो लिया गया है इस पे हाई कोर्ट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो लताड़ लगाई गई है योगी सरकार की कि उनके अधिकारी वहां पर जवाब देते नहीं बना। क्योंकि किसी के मौलिक अधिकारों का अगर आप हनन करते हैं, किसी हिंदू कन्या का अगर आप दाह संस्कार की जगह उसको फूंक देते हैं, तो यह बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपने किसी के धार्मिक अधिकारों पे अत्याचार किया है, किसी न किसी के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण किया है। दूसरी चीज मैं एक कहना चाहता हूं कि जो ये कह रहे थे कि कथनी वाली बात कि फला वैसे कह रहे थे, मुलायम सिंह जी ने ऐसे किया, अरे पहले आप अपने अंदर तो झांको। आप कहने की बात को आधार बनाते हैं और आपके एमजे अकबर साहब जो 20 महिला पत्रकारों के यौन अत्याचार का मामला था, उनपे एक क्या मुकदमा हुआ? किसी थाने के अंदर 376 की एफआईआर लिखी गई। 20 महिला पत्रकार जो कि विजिल ब्लोअर का काम करती हैं,
उनके साथ यौन अत्याचार हुआ और उनके खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं लिखा गया। और योगी जी ने, जो मोदी जी ने उनपे एक मंत्री समूह का गठन किया था, उसकी जांच कहां चली गई? केवल इस्तीफा दिला करके आपने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। मोदी जी ने इतना अन्याय इस देश के पत्रकारों के साथ किया है। दूसरी चीज आप आ रहे हैं, चिन्मयानंद स्वामी साहब आज बाहर हैं और पीड़िता जेल के अंदर है। आज 164 यशरिया जी 164 सीआरपीसी का वो बयान होता है जो माननीय कोर्ट के सामने दिया जाता है, मजिस्ट्रेट उसे कलमबद्ध करता है। आज 164 बदलने पे वो पीड़िता क्यों मजबूर हो रही है? इस पे भी आवाज उठनी चाहिए कि आखिर वो कौन सी बात है। और जहां तक अभी इस बंगार मऊ की बात हो रही थी और हमारे सेंगर साहब, आपने कहा कि 3 महीने बाद इन्होंने सीबीआई, आप भी सोचिए कि क्या क्या हुआ उसके लिए, कौन पेड़ पे चढ़ा, किस तरीके से सारी चीजें हुई। 3 महीने तक उसकी सुनी नहीं गई, जातिवादी सरकार चल रही थी और उसके पिता की पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हो गई। आज तक जांच का कोई परिणाम नहीं आया और पूरी बिटिया को साफ कर दिया गया। हृदयंगम करते रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने ऐसे विधायक को, और जब वो दोष सिद्ध हो तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से हम सब लोगों ने यही साक्षी जी महाराज मीडिया वक्त को देखा और मीडिया में उस पर बहुत ज़्यादा उस चीज़ को प्रसारित भी किया गया। मनोज मिश्रा जी, आपके पास हम आएंगे। पक्ष और विपक्ष तो हमेशा अपनी जीत की ही चर्चा हर बार करता है, लेकिन जिस तरह से हाथरस का मुद्दा एक लंबा तूल उसको मिला, जिस तरह से 69,000 शिक्षकों का मुद्दा वो जलेबी की तरह उलझ करके रह गया, जबकि बहुत ही सीधे तरीके से उसको किया जा सकता था। शायद यही सब चीज़ें एंटी इनकम्बेंसी की ओर लेकर के जाती हैं गवर्नमेंट को। शायद यही सब चीज़ें ऐसा आगे चल के बनती हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी स्पीच देते हैं तो सोशल मीडिया पर लाइक्स से ज़्यादा उनको डिसलाइक्स देते हैं। इस बात को कितना समझने की ज़रूरत है सरकार को? क्या विश्वसनीयता तब खतरे में पड़ती है जब आप अपने किए गए वादों पर खरे नहीं उतरते हैं। कपीश जी, मेरा सवाल ये था, जवाब दे लीजिएगा। और मनोज जी को आपने वाकई में बहुत समय दिया इससे पहले। जनभागिता से जुड़े मुद्दे हुआ करते हैं चुनाव, चाहे वो बाई इलेक्शन हो चाहे मेन इलेक्शन हो। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और महंगाई पर कोई चर्चा नहीं हो रही। आप जब देखिए आलू और प्याज कहाँ आसमान पे जा रहा है। रही बात हाथरस की घटना, देखिए हाथरस जैसी जो भी घटनाएं हैं उनकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितने भी उनके बारे में कहा जाए कम होगा। महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं है, विभत्स हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है। और रही बात मनोज जी, आपने एक बात कही कि उंगली उठाएंगे तो 4 उंगली साथ में उठेगी। 2017 में आपकी सरकार आने से पहले सबसे बड़ा आरोप और यही हुआ करता था प्रदेश में, खासकर अपराध। तो अपराध तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी कम करना, उसका कंपेयर करने से किसी बात का जवाब नहीं होता है। दूसरी बात, चूंकि 2014 से 2019 आप रिपीट हुए हैं, केंद्र भी आपकी सरकार है और प्रचंड बहुमत। देखिए इन 7 सीटों में हार जीत का असर हो सकता है मौलिक रूप से आप पर पड़े, लेकिन संख्या बल पर कोई असर नहीं पड़ रहा, सरकार को कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है। जवाबदेही इसलिए बनती है क्योंकि 3.5 साल आप सरकार चला चुके हैं। आप अगर एक बार अपने मुखपत्र या संकल्प पत्र पर विचार करेंगे या देखेंगे तो लगता है कि बहुत सारी चीजें छूटती चली जा रही हैं। आपने प्रयास बेहतर किया, इस पर चर्चा हम कर लेंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री लगातार बाई इलेक्शन को लेकर के, या आपके कैडर बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं। कपिल जी, सवाल मेरा आपसे इसलिए था कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ता आपके पास भी हैं और बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन ट्विटर से काम नहीं चलता। अखिलेश जी ट्विटर से काम चलाते हैं, ये उचित नहीं है। सड़क पर उतरने की जरूरत है। आलू 40 रुपए में, 70-80 रुपए में प्याज है। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आती जाती रही है, महंगाई पर, प्याज पर और बाकी चीजों पर। तो संज्ञान देना हमारा फर्ज है। आप करेंगे, आपको रिस्पांस मिलेगा, नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठाई रही। कमजोर विपक्ष इनकी मेन यूएसपी है। जी बिल्कुल। कपिल जी, आपसे जवाब, लेकिन बहुत कम शब्दों में। एक पत्रकार के हैसियत से जो उन्होंने चौथे स्तंभ की अपनी भूमिका अदा की है, बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं दूसरी चीज आपको कहना चाहता हूं कि देखिए, हर पार्टी जो है एक टेक्निक और टैक्टिक्स लेकर के उतरती है। पिछले उपचुनाव में भी आपने देखा होगा कि किसी भी तरीके से हमारे बड़े नेता उन जगहों पे नहीं गए और ना उन्होंने कोई रैली की थी। लेकिन हमने फूलपुर भी जीता था और गोरखपुर भी जीता था, कैराना भी जीता था। और आपने देखा कि पिछला विधानसभा का जो था उसमें हर उसकी टैक्टिक्स अलग होती है। जहां तक आप महंगाई का प्रश्न कह रहे हैं, हम लोग जो चौपाल लगा रहे हैं जगह जगह पर जहां साथ हमारे चुनाव हो रहे हैं, मनोज जी, हम लोग इस बात को रख रहे हैं कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जिस तरीके का संशोधन किया गया, पूरे देश के पेट पर
छुरा मारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, क्योंकि जो 24 आवश्यक वस्तु थी इस अधिनियम के तहत उसको पूरी तरीके से ओपन कर दिया गया है कालेबाजारी के लिए, और उसका भंडारण किया जा सकता है सिर्फ युद्धरत होते हुए और आपातकाल की स्थिति को छोड़कर। तो आप सोचिए कि जो आज आलू और प्याज का रेट बढ़ा हुआ है 80 रुपए प्राय, जो 50 रुपए लाल गुलाल आलू चल रहा है, ये इसी वजह से चल रहा है कि ये सरकार ने कालाबाजारी का अवसर प्रदान किया है। और 1965 के अंदर जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जिस मंशा के साथ सरकार लेकर के आई थी, उसके विपरीत मंशा में, यानी कि व्यापारियों, चंद व्यापारियों के लाभ के लिए सरकार काम कर रही है, और हम लोग ये जनता तक लेकर के जा रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिल्कुल विपक्ष का काम भी है कि सरकार की जहां जहां कमियां हो, जहां जहां भ्रष्टाचार हो, उस चीज़ को उजागर करना। मनोज जी, आपके पास बहुत कम शब्दों में, बल्कि अंतिम आपके, क्या इस जनता कितनी ज़्यादा नाराज़ है इस बात को पहले ही समझ लें, ना कि जब उपचुनाव के नतीजे आते हैं और अगर वो फेवर में नहीं होते हैं तो सिर्फ इस्तीफे और मंथन के अलावा कोई चीज़ रह नहीं जाती। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, लेकिन जनता का जो नाराजगी है, आप मानिए इस बात को मैं आज भी पूरे दावे के साथ कहता हूं कि जनता का एक पैसे की, मान लिया 10-5% जनता देखिए नाराज होती है भाई, हर एक परिवार को हम संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन रह गई बात हमारे 90 से ऊपर की जनमानस को हमने संतुष्ट करने का काम किया है। और इसी विश्वास के साथ हम लोग उपचुनाव भी कर रहे हैं। उपचुनाव जो हो रहा है उस उपचुनाव में के रिजल्ट भी, परिणाम भी जो आएंगे, और साथ के साथ सीटों पे आप देखिए 6 की 7 इस बार हमारे वहाँ होगी, ये पूरा दावे के साथ हम इसी चैनल पे फिर आपसे जो है इस पे हम वो करेंगे। बिल्कुल, हमें भी इंतजार रहेगा। तो सरकार का भी दावा, विपक्ष का भी दावा, 100 में 100% रिजल्ट का। इसी के साथ दर्शकों, हमारी आज की चर्चा यही समाप्त होती है। कपीश जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी, आपका भी धन्यवाद। मनोज मिश्रा जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। उपचुनाव के नतीजे ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन बात इस बात की कि जनता कहां संतुष्ट हो, जनता का विकास किस चीज में हो, इस चीज के प्रति चाहे जो भी सरकारें आए वो प्रतिबद्ध रहे। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार।